साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग देखकर समझ चुके होंगे कि जो करंट अफेयर का पहला पार्ट आया था जनवरी से लेकर के सितंबर तक, उसका दूसरा पार्ट है ये। और आज हम लोग जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जनवरी और सितंबर तक, यानी जनवरी से लेकर के सितंबर तक, उन सभी के बारे में। तो जो कि यूपी पीसीएस, अरे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज उन सवालों को। तो जैसे दिया है पहला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया गया है इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन? तो जो बुंदेलखंड और रुहेलखंड जैसे शब्द हैं, ये सब आपके पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले के कैथरी नामक गांव में जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वहां से किया था। उत्तर प्रदेश का जो जालौन ज़िला है। अगर हम बात करें साथियों कि ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की बात करें तो साथियों यह लगभग 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। कितना लंबा है? 296। और अगला सवाल है, ये इसकी जो लंबाई है 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। अगर इसके पहले बात करें तो जो उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसका नाम क्या था? एक एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इस पर जो है फाइटर जेट को भी उतार कर देखा गया था। इस पर जो है एयरपोर्ट भी बना हुआ है सुल्तानपुर साइड में। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो यह कितना लंबा है? यह है जो 341 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। और जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है आपका, इसकी लंबाई जो है साथियों 296 किलोमीटर है। और अगला सवाल है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीकी जो होता है, उसे एआई इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यानी जो आर्टिफिशियल तकनीकी के आधार पर पहला लोक अदालत कहाँ पर प्रारंभ किया गया है या उसका शुभारंभ किया गया है? तो साथियों यह जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ेगा, यहाँ पर इसका प्रारंभ किया गया है। तो राजस्थान के जयपुर से। और हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में बुरहानपुर ज़िला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित ज़िला बना है। यह किस राज्य में है? तो अगर हम ज़िले की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं इससे साथियों। जैसे अगर हम ज़िले की बात करें तो जैसे कौन सा ज़िला जो है इसमें बना है पहला हर घर जल से प्रमाणित ज़िला? तो वह बना है साथियों, ज़िले की बात करें तो वह है ज़िला बुरहानपुर ज़िला, जो कि कहाँ पर पड़ेगा? आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये बुरहानपुर ज़िला जो है मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और अगर हम बात करें कौन सा राज्य जो हुआ है, राज्य कौन सा है जो कि हर घर जल से प्रमाणित किया गया है? हर घर नल से जल, ये जो सरकार की योजना है उसके तहत, यानी यहाँ पर इस ज़िले में जो है सभी घरों को नल के द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। तो उसके लिए इसको प्रमाणित किया गया है। इसके बारे में कुछ चर्चा हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी किया था। तो ये जो बुरहानपुर ज़िला है मध्य प्रदेश का है, प्रमाणित किया गया है। और अगर बात करें राज्य में कौन सा किया गया है, तो गोवा जो है साथियों, गोवा राज्य को प्रमाणित किया गया है। अगर हम यूटी की बात करें, यूटी की बात करें यूनियन टेरिटरी या कहें केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को प्रमाणित किया गया है। और अगला सवाल है, हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ की घोषणा चेन्नई में की गई।
भारत कौन सी बार इसका आयोजन कर रहा था? तो भारत जो है साथियों पहली बार इसका आयोजन कर रहा था इस ओलंपियाड का। भारत में पहली बार था। और इसमें एक रोचक बात क्या थी कि मतलब इस खेल में जो है सबसे पहले जो पाकिस्तान है वह भी खेलने आया था पहले तो। लेकिन इस खेल को प्रारंभ होने से पहले क्या किया गया था ना कि इस बार हम लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं, तो इसके लिए हमने सरकार ने यानी सोचा कि अमृत महोत्सव के अवसर पर जो देश के सभी हमारे राज्य हैं जहाँ विशेष है, तो उन राज्यों में भी इसका जो एक तरह से प्रदर्शनी यानी रोड शो के माध्यम से जैसे दिखाने का शुरुआत किया गया। तो जो ये ओलंपियाड था इसके जो अपने यहाँ से जम्मू कश्मीर में भी इसका शो किया गया, तो जिससे पाकिस्तान जो था नाराज़ होकर के चला गया, इस खेल से बाहर हो गया, वो खेला ही नहीं खेल को। और लेकिन एक बात इसकी कहनी है, भारत जो है इसमें भारत जो है कोई पदक नहीं जीता था, कोई पदक नहीं जीता, एक भी पदक भारत जीतने में सफल नहीं रहा, पूरी तरह से असफल रहा। और तो हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश का राज्य बन गया है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने यहाँ ड्रोन नीति को मंजूरी दिया है? ड्रोन क्या होते हैं साथियों, यानी यहाँ पर जैसे आप लोग शादी विवाह में भी देखोगे तो ड्रोन वहाँ पर जो कैमरा लगे होते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो कैमरे से जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ड्रोन तकनीक जो है काफ़ी आगे चल कर के बेहतर होंगी, और ड्रोन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते जाएंगे आगे आने वाले जीवन में। जो कि भारत ने अभी अपना सबसे मजबूत ड्रोन बनाया जिसका नाम क्या है, वरुणा। वरुण एक तरह से कहें या वरुणा कहें, इंग्लिश में वरुणा हो जाता है जैसे। तो वरुण, ये वरण हम लिख दिए हैं वरुण। तो उसका नाम जो सबसे तो जो कि एक व्यक्ति को उठाकर ले भी जा सकता है, इतना मतलब वज़न मतलब 50-60 किलो का वज़न भी उठा सकता है। तो ड्रोन जो है, और ड्रोन की बात करें तो ड्रोन जैसे भारत जो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि रूस पहले जो था यूक्रेन पर काफ़ी अच्छी बढ़त बनाए हुए था, लेकिन यूक्रेन जो था धीरे धीरे कम बैक किया, और अपने जो एरिया रूस के द्वारा कवर कर लिए गए थे उनको कुछ वापसी लेने में भी ड्रोन की सहायता से उसने क्या किया, फ़ायदा उठाया। तो ड्रोन जो है युद्ध में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और जो है ड्रोन से हम खेतों में दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, और हॉस्पिटल वगैरह में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड बैंक, किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो अगर सड़क मार्ग से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है, ड्रोन से हम पहुंच जाएंगे। ड्रोन से डाक व्यवस्था का भी हम चलन शुरू कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि ड्रोन तकनीकी में भारत जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा, और जो कि आगे की इसकी कीमत को समझ करके भारत ने काफ़ी अच्छा कदम उठाना इसी वक्त से प्रारंभ कर दिया है, और जिसके तहत जो है भारत और अमेरिका के बीच यानी भारत और यूएसए के बीच समझौता भी हो गया है। तो भारत में जो है अब ड्रोन बनाने के लिए यूएसए यानी अमेरिका से समझौता हुआ है, तो अब भारत में ड्रोन बनेंगे जल्द ही और नए नए तरीके से। तो अगला सवाल है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? अच्छा, आप लोग सुनते होंगे कोविड-19, ये 19 क्या है, 19 क्या है? तो 19 का मतलब होता है 19 जो है यानी 2019 में यहाँ आया था, तो इसके आधार पर इसको कहा जाता है 19 यानी 2019 में आया था। और इसका कोविड का फुल फॉर्म जो है कोरोना वायरस जो है कोविड क्या कोरोना वायरस डिजीज़ जो है इसका नाम है। और इसके लिए जो है साथियों भारत में पहले तो कोवैक्सीन जो आदमियों यानी मनुष्य के लिए बना था उसका क्या नाम था, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। और जो जानवरों के लिए बना है उसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है, एनोकोवैक्स। तो इसे याद रखिएगा, एनोकोवैक्स जो है जानवरों के लिए बनाई गई पहली कोरोना की टीका है।
हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है साथियों चंडीगढ़ में किया गया। और हाल ही में भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से रोक लगाने का निर्णय लिया? तो 1 जुलाई 2022 से इसका निर्णय लिया गया था कि जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी जैसे जो एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दिए जाते हैं उनको कहा जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसे जो पानी वाले बॉटल आते हैं, बिसलेरी हुआ या किनले वगैरह का जो आते हैं, और जो हम लोग पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, तो ये सब जो होती हैं सिंगल यूज प्लास्टिक में आती हैं। खैर इसका कोई मायने नहीं होता, क्योंकि देखिए 1 जुलाई से बंद हुआ, 10 दिन 8 दिन बंद रहा, उसके बाद सब लोग चोरी छिपे बेचना शुरू कर दिया, अब तो खुलेआम फिर से बिकना शुरू हो गया। बस केवल सरकारें ऐसे ऐसे नियम लाती रहती हैं, कोई फ़र्क वर्क को तो नहीं दिखाई देता। सबको खुद से जागरूक होना चाहिए और उपयोग नहीं करना चाहिए। और हाल ही में असम ने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया है। असम सरकार ने साथियों अपने यहाँ वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया है। अब तक कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर यह लागू हुआ है? यानी एक देश में एक ही राशन कार्ड होगा। तो ऐसा लागू करने वाले जो हैं कितने राज्य हो गए हैं? 36 राज्य हैं। जो देश के 36 राज्य हैं उन्होंने अपने यहाँ इस योजना को लागू कर दिया है। जैसे होता क्या, जैसे आपके पास राशन कार्ड आप जहाँ भी होंगे, अपने गांव का राशन कार्ड होगा, आपके ज़िले का होगा, तो आप जैसे यहाँ से आप यूपी में रहते हैं, मान लीजिए यूपी के आप अम्बेडकर नगर ज़िले या अयोध्या ज़िले में कहीं पर भी हैं, तो यहाँ से अगर आप चले जाते हैं दिल्ली में या गुजरात असम कहीं भी चले जाते हैं, तो आप वहाँ पर राशन तो नहीं ले पाएंगे इस कार्ड पर। लेकिन अब ऐसा होगा कि एक नेशन में यानी एक देश में एक ही राशन कार्ड से आप कहीं पर भी अपना राशन ले सकते हैं। यह काफ़ी अच्छी योजना है और इसी के आधार पर जो है सरकार इसे, जो केंद्र सरकार है, सभी राज्यों में लागू करवाना चाहती है। तो काफ़ी अच्छा विकल्प है। और ये मांग उठ रही थी वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक बार चुनाव। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अब हाल ही में अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, वो ठंडी के यानी 2022 की शुरुआत में। तो ऐसे हमेशा चुनाव कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, तो देश में काफ़ी नुकसान होता है पैसे का। तो सोचा जा रहा था कि एक ही बार में सभी जो हैं चुनाव एक साथ कर लिए जाएं। तो देखिए उस पे क्या होता है अभी। और अगला सवाल है, हाल ही में ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन जो है साथियों यह नई दिल्ली में किया गया है। तो ज्योतिर्गमय जो है कहाँ पर उत्सव यह मनाया गया? नई दिल्ली में। 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो G20 का जो सम्मेलन है इस बार कहाँ पर किया जाएगा? तो वह किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है इसकी मेज़बानी करेगा G20 का अगर पूरा नाम जी मतलब नहीं जान पाते होंगे सब लोग, इसका नाम होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह। तो ऐसा ये जो G20 समूह है इसमें काफ़ी अच्छी तरह से जो जिनकी इकोनॉमी काफ़ी हाई है, जैसे अमेरिका हुआ, चीन है, रूस है, भारत है, तो इस प्रकार से 20 देश इसमें जो हैं शामिल हैं। और इन देशों की बैठक जो है कहाँ पर होगी इस बार? 2023 में। 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में जो है 2023 में इसकी बैठक जो है दोस्तों ये होगा आपके जम्मू कश्मीर में, भारत में। और अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 का जो बैठक कहाँ पर हो चुका है। 2022 का जो बैठक कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था बाली, जो कि इंडोनेशिया में पड़ेगा। यहाँ पर हुआ नहीं अभी, ये नवंबर में होगा। तो बाली में इस बार इसकी बैठक होगी, इंडोनेशिया में। और हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय स्कालजैंग रिगजिन बने हैं। यह चोटी किस देश में स्थित है? तो यह जो है साथियों नेपाल में स्थित है। नेपाल में यह चोटी, अन्नपूर्णा चोटी जो है नेपाल में है। तो जो भारतीय हैं जो चढ़े हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्कालजैंग रिगजिन। तो नाम याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह हैं स्कालजैंग रिगजिन। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है यह भी। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूर्णतः हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो यह जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है साथियों, यह बना है पूर्णतः हाइड्रो और सौर ऊर्जा से। यानी यहाँ पर बिजली की जो हम लोग उपयोग करते हैं, ये वाली बिजली का उपयोग नहीं करते। ये लोग अपनी पूरा जो पावर एनर्जी है हवाई अड्डे पर, वो सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से जो है ऊर्जा वो स्वयं अपना बनाकर अपना उपयोग करते हैं। तो ऐसा करने वाला जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में। और अगर कल की बात करें, कल जो है यानी 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे का टाइम था, तो एक ईरान का एक जहाज़ था। तो वो जो है ईरान का जो जहाज़ था वो चला आ रहा था पाकिस्तान के रास्ते। मतलब ईरान को मैप में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कहाँ पर होगा। तो वहाँ से ईरान से उड़ान भरा और उसको जाना था चाइना। तो ईरान से उड़ान भरने के बाद वह जो चाइना जाने वाला विमान था, तो वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा और पाकिस्तान ने वहाँ से सूचना दी भारत के एयरबेस को कि जो ये विमान जा रहा है इसमें क्या है, बम रखा हुआ है, बम रखा हुआ है। तो भारत के जो सुखोई विमान है और जो मिग वाले हैं, ये विमान उसको वो जो है रोकने के लिए जो अपने फाइटर जेट विमान है वह उड़ान भरे। लेकिन वो जो विमान था वो कह रहा था हमें दिल्ली में उतरना है, लेकिन उसको दिल्ली में नहीं उतरने दिया गया। उसको कहा गया कि आप चाहे राजस्थान में उतर लीजिए या नहीं तो चंडीगढ़ में उतर लीजिए। लेकिन वह दिल्ली में उतरने के लिए जिद भी कर रहा था, लेकिन उसको उतरने नहीं दिया गया। इससे ये पता चलता है कि अपने यहाँ की जो फाइटर जेट की यानी जो लड़ाकू विमान हैं, जो हमारे वायु सैनिक हैं, ये लोग कितने तत्पर होते हैं कि मतलब एक विमान जैसे ही अपने एरिया में, स्पेस एरिया में अपने घुसा, तुरंत हम लोगों ने उसका पीछा कर लिया और उसको यहाँ से भगा दिया और वह चला गया चीन। लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसमें बम नहीं था, ये अफ़वाह उड़ गई थी। खैर कोई वो ख़ास बात नहीं है, बस ऐसे कल की बात थी तो हमने बता दिया। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हाल ही में कहाँ पर अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया है? तो अम्बुबाची मेला जो है साथियों, यह कहाँ पर, गुवाहाटी जो कि असम में पड़ेगा। असम की एक मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर जो है असम की कामाख्या देवी मंदिर, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है यह अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। तो अम्बुबाची मेला याद रखिएगा, यह असम में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और यह जो है कामाख्या देवी मंदिर जो वहाँ की प्रसिद्ध है, वहाँ पर इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किया? तो उसका उद्घाटन जो है अहमदाबाद में किया गया है। और हाल ही में देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेलवे के कौन से जोन से किया गया है? तो वह किया गया है दक्षिण रेलवे जोन से। तो जो भारत की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ किया गया है उसको दक्षिणी रेलवे जोन से किया गया है। और इसके बारे में जो रेल मंत्री हैं वर्तमान समय में, उनका क्या नाम है अगर हम आप लोगों से बात करें, तो वो जो है रेल मंत्री वर्तमान समय में अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेल मंत्री वर्तमान में। और हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, हमने कल रेलवे से बात किया था भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी थी, तो उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उसका नाम है सुपर वासुकी, जिसकी लंबाई कितनी थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी, हमने उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जाकर के साथियों, जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोग सभी वीडियो जाकर के करंट अफेयर का देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं करंट अफेयर के हैं, जो कि आप लोगों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो यहाँ से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और इसमें से हमको उम्मीद है ज़रूर क्वेश्चन बचेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब कहा कि कब तक लागू करने की मंजूरी दी है?
चलिए देखते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवरी किया है? तो यह जो करने वाला राज्य है साथियों, यह है आपका गुजरात। गुजरात ने जो है ड्रोन के माध्यम से डाक को डिलीवर किया है। तो ड्रोन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं और आने वाले हमारे दैनिक जीवन में ड्रोन की काफ़ी महत्व होगी और सेना के लिए भी इनका काफ़ी महत्व बढ़ जाएगा। तो अगला सवाल है और देखेंगे, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो जैव विविधता नीति जो है वह आपका जो एनटीपीसी होता है, तो एनटीपीसीएल जो है आपका उसने जारी किया है। एनटीपीसीएल के द्वारा जो है जैव विविधता नीति जारी की गई है। और हम बढ़ेंगे आगे। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक हुई है साथियों। तो यह कहाँ पर हुई है? 118वीं बैठक जो हुई है यह आपकी हुई है नई दिल्ली में। तो जो ये सिंधु जल समझौता होता है और भारत के साथ और भारत पाकिस्तान के साथ जो है कई समझौते हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो कभी कभी मानता भी नहीं है। लेकिन इस बार बहुत दिनों बाद भारत ने तो एक अच्छी नीति अपनाई थी, उससे बोलते ही नहीं थे। वो कुछ भी, जब इमरान खान हुआ करता था वहाँ का प्रधानमंत्री, और इस समय तो शहबाज शरीफ हुआ है, और उसके रिश्ते जो है पाकिस्तान के जो इमरान खान के समय पाकिस्तान का रिश्ता जो था अमेरिका से काफ़ी ख़राब चलता था। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान जो है आज फिर धीरे धीरे एक तरफ से दोस्ती का कदम बढ़ाने प्रारंभ कर दिया है। तो भारत के लिए एक तरह से चिंता भी हो सकती है इसके लिए। तो अगर हम बात करें अगले सवाल की तरफ, हाल ही में चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो फूलों की घाटी जो है साथियों यह आपकी उत्तराखंड में स्थित है, और जो कि खास बात है 1998 में इसको क्या है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो जो ये स्थल है फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, और इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित भी किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हो उसकी। फूलों की घाटी जो है यहाँ पर कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, ट्यूलिप गार्डन, ये ट्यूलिप गार्डन जो है साथियों यह पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यह भी फूलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है जो है ट्यूलिप गार्डन। तो हम बढ़ेंगे आगे अब। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे में 105 घंटा 33 मिनट में कितनी लंबी यानी कितने किलोमीटर की सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यानी गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया था? तो कितनी लंबी सड़क जो थी साथियों वह 75 किलोमीटर की सड़क बना करके 105 घंटे 33 मिनट में तैयार कर दिया था, 75 किलोमीटर सड़क। और यह सड़क कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी जो विदर्भ का इलाका है वहाँ से में अमरावती और अकोला के बीच बनाया गया है, जो कि NH-53 के नाम से जाना जाता है, उसी का एक सेक्शन है। तो और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे। अगर हम बात करें साथियों इससे जो ये निर्माण की बात चल रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि हमारे जो सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, सड़क एवं परिवहन मंत्री की बात करें, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में अभी चर्चा में रहा जो है मिराई नाम की एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार का भी उद्घाटन किया गया था, जो कि टोयोटा कंपनी की कार थी, टोयोटा कंपनी की। और हम बात करें रेलवे से जुड़ा हुआ एक, तो रेलवे जो मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो हैं इनके द्वारा के बताया गया कल यानी 3 अक्टूबर को साथियों बताया गया था कि जो है रेलवे एक दिन में 14 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा रही वर्तमान समय, यानी डेली जो हमारे देश में है 14 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में बिछाकर तैयार किया जा रहा है। ये है रेलवे की जो रिपोर्ट। और इधर जो है सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी हैं, और जो उनके द्वारा मिराई, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पहली कार जो है उसका क्या नाम है? तो मिराई, टोयोटा मिराई।
हाल ही में किस जगह पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है, खीर भवानी मेला। तो खीर भवानी मेला जो है कहाँ से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से, और वहीं से हमने बताया जो ट्यूलिप गार्डन है वहाँ पर पाया जाता है। और हाल ही में CISS ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो CISS ऐप जो है यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा NCPCR जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो यानी जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो संत तुकाराम मंदिर का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देहू, जो कि पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, देहू नामक स्थान पर। यह चट्टान जो है, एक चट्टान पर जो है तो संत तुकाराम का किया गया, पवित्र और वारकरी संप्रदाय के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। वारकरी संप्रदाय है होता है कोई, उसके लिए यह तीर्थ स्थल जो है माना जाता है। तो वहाँ पर शिला मंदिर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो भारत का तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा सबसे बड़ा देश साथियों? वह है वर्तमान समय में ईरान। लेकिन इसके पहले कौन हुआ करता था? इसके पहले जो ईरान हुआ करता था। ईरान से जो है हम लोग तेल सबसे अधिक मात्रा में खरीदते थे। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में आपने एक खबर सुनी होगी, यानी 1 अक्टूबर की खबर है कि अमेरिका ने भारत की कंपनी पर जो ईरान में काम कर रही थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह भी काफ़ी ख़ास बात, जब बात है उन दिनों की, अगर हम करें 2019 की, तो उन दिनों जो ट्रंप हुआ करते थे, तो ट्रंप ने उन दिनों जो है ईरान से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ईरान से कोई भी देश व्यापार नहीं कर सकता था, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और अमेरिका एक प्रतिबंध लगाता है, उसका एक कानून होता है काटसा कानून लगा दिया है ईरान पर। तो ईरान से कोई भी देश तेल नहीं खरीद सकता था, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। तो भारत को 2 साल की छूट भी दे दिया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है 2021 में पूर्णतः भारत को भी तेल आपूर्ति उससे करना बंद करना पड़ा, और भारत के लिए विकल्प के रूप में जो है इराक आया। और इराक से हम लोग अभी भी तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इराक को छोड़ करके जो वर्तमान समय में हम लोग इस टाइम पर हम लोग कहाँ से तेल खरीद रहे हैं? सबसे अधिक मात्रा में रूस से जो सभी देश तेल, जो यूरोपीय देश होते हैं जो साथियों, यह लोग भी यूरोप वाले जो देश हैं वह भी रूस से तेल खरीदते थे। लेकिन भारत ने, जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, रूस से इतना तेल खरीद लिया कि जितने यूरोप पूरे मिल करके नहीं खरीदते, जितना यूरोपीय देश हैं, भारत उनसे ज़्यादा अकेले तेल रसिया से खरीदा है, और काफ़ी सस्ते दामों पर, जिसका पाकिस्तान अमेरिका ने काफ़ी विरोध भी किया। लेकिन भारत ने कभी उसके विरोध को सुना नहीं, और भारत ने लगातार तेल भी खरीदता रहा रूस से। तो वर्तमान में रूस से भी अधिक मात्रा में तेल खरीदा गया। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता भी है। भारत जो है दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, यानी हमारे यहाँ तेल की खपत होती है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो भारत गौरव योजना के तहत जो है साथियों, भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ पर संचालित की गई? तो वह की गई है कोयम्बटूर से साईनगर के बीच। तो कोयम्बटूर से साईनगर के बीच जो है भारत गौरव योजना के तहत जो है पहली ट्रेन चलाई गई। हाल ही में भारतर का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो ये गलत हो गया लग रहा है। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो कहाँ पर किया गया दोस्तों, लद्दाख में किया गया। हानले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है, वहाँ पर इसका
शुरुआत किया गया है, स्थापित किया गया है इस रिजर्व को? तो पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हाल ही में मेनार पक्षी गांव को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय हुआ है। मेनार पक्षी गांव जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो मेनार जो है साथियों यह राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में जो है 49वां राम स्थल भी सूचित है। अगर हम रामसर स्थलों की बात करें तो वर्तमान समय में देश में कितने रामसर स्थल हैं साथियों? वर्तमान में जो है रामसर साइट कितनी है? रामसर साइट देश में 75 हैं। और ये जो मेनार पक्षी गांव है यह कहाँ पर है? राजस्थान में, और जो कि 49वें नंबर की रामसर स्थल यानी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, तो वो है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किस राज्य में रामसर साइट हैं, तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में टोटल कितनी रामसर साइट हैं वर्तमान समय में? 14। और दूसरे नंबर पर जो है यूपी आएगा, यूपी में 10 रामसर साइट हैं। तो यह भी काफ़ी खास हो जाता है। लेकिन इसके पहले जो था, जो अभी 75 रामसर साइट नहीं हुई थी स्वतंत्रता दिवस के पहले तक, यानी 15 अगस्त के पहले तक जो है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। लेकिन अब उसको पीछे छोड़ करके जो है तमिलनाडु में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? 14 रामसर साइटें हो गई हैं वर्तमान समय में। और बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। हाल ही में 26वें सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो है साथियों लद्दाख में किया गया है। इसका शुरुआत सिंधु दर्शन यात्रा लद्दाख में, जो कि लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सेह मनाल में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर यह कौन से नंबर की सिंधु दर्शन यात्रा थी? तो यह 26वें नंबर की सिंधु दर्शन यात्रा थी, जो कि लद्दाख में प्रारंभ की गई। और हाल ही में कहाँ पर 20वें लोक मेले तथा 13वें कृषि मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ पर किया गया? 20वें लोक मेले तथा 13वें कृषि मेले का उद्घाटन जो है साथियों उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया। कृषि मेला जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा इसे। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम वेबसाइट लॉन्च की है, किससे संबंधित है? तो कलम वेबसाइट, ये याद रखिएगा कि कलम वेबसाइट किसने लॉन्च किया है। कलम वेबसाइट जो है हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने लॉन्च किया है। और यह किससे संबंधित है? तो यह हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम बात करें जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? यूपी विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इनका नाम आप लोग बताइए। और हाल ही में किस राज्य में 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? तो वह 5000 पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है हरियाणा में। तो यानी यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इन सब चीज़ों को जो साक्ष्य मिला है तो मिला होगा। और पुरानी ज्वेलरी की एक फैक्ट्री मिली है। तो यह जो इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल है, तो कहाँ से मिला है साथियों? हरियाणा से। अगर हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल है आपका दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की स्टार्टअप नीति का उद्घाटन किया है? तो जो है उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया है स्टार्टअप नीति का। और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए हाल ही में राजस्थान के बाद किस अन्य राज्य ने भी पुरानी पेंशन बहाली की योजना लॉन्च की है? तो वह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है पुरानी पेंशन योजना जो है देश में रोक दी गई थी, लेकिन जो राज्य हैं अपने अपने आप से फिर से उसकी बहाली करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके यूपी विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं जो साथियों, इनका नाम है सतीश महाना। सतीश महाना जो है यूपी विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर हैं वर्तमान समय में। इसे मिटा देते हैं, बढ़ेंगे आगे। इसके बाद
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी, ये तो हो गया। हाल ही में आयोजित मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वह जो है हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा जो है COP15 शिखर सम्मेलन का जो है प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव ने किया था। और हाल ही में भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित हुआ है? तो कौन सा बाघ अभयारण्य है? वह जो है रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, जो कि कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। और यह जो है चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये जो रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य साथियों, यह राजस्थान का चौथा है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है, जिसे कि बाघों के लिए आरक्षित किया गया है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और हाल ही में टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो वह हैं करुणानंदी, और हैं दूसरे गौतम अडानी, और तीसरे हैं खुर्रम परवेज। इन तीनों लोगों को 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन है? करुणानंदी और गौतम अडानी और हैं खुर्रम परवेज। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। और हम बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कहाँ पर आयोजन की घोषणा की है? तो जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा उसकी घोषणा कहाँ पर की गई है? वह किया गया है मैसूर में। और जो योग दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों सभी को पता होना चाहिए, जो कि 2021 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था, उसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। 2021 में जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में। चांगलांग नाम का स्थान है, तो 2021 में वहाँ पर हुआ था। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर हुआ? तो इसकी बात करें तो जो यह हुआ है आपका मैसूर में। और योग दिवस की बात करें तो एक योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है पूरे देश में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, और यह इस बार जो है 2022 का 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। और हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? लैवेंडर फेस्टिवल जो है साथियों, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है भद्रवाह, जो कि कहाँ पर पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। वहाँ पर लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन, यानी उद्घाटन नहीं, आयोजन किया गया है। तो ये लैवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। और हाल ही में अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहाँ पर शुरू की है? तो इसकी शुरुआत जो है साथियों जैसलमेर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में। जो कि कितने मेगावाट की है? 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की गई है अडानी ग्रुप के द्वारा। तो अडानी ग्रुप एक अडानी ग्रीन के नाम से भी, जो ये हैं बड़े बड़े वाले कंपनी वाले हैं, ये लोग कई ग्रुप अलग अलग नाम से चलाते हैं। जैसे टाटा का भी कई प्रकार की चलती हैं, तो उसी प्रकार से इनका भी चलता है। तो ये अडानी ग्रीन है। तो इसके द्वारा जो है जैसलमेर में 390 मेगावाट का सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की गई है। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है? यानी तंबाकू पर रोक लगाने के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो वह राज्य है आपका झारखंड। झारखंड को पुरस्कार मिला है, वह अपने यहाँ तंबाकू नियंत्रण पर रोक लगाने में सबसे ज़्यादा अव्वल रहा, यानी पहले स्थान पर रहा है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प की शुरुआत की? सबसे पहली बात, अगर किसी भी शब्द के आगे ई लग जाता है
तो उससे आप लोग ये जानेंगे, अगर किसी शब्द के आगे ये छोटे लेटर का ई ऐसे लग जाता है तो उससे हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक रूप से, यानी डिजिटल रूप से। तो ई स्टाम्प की शुरुआत की है तो वह कौन सा राज्य है? वह है साथियों पंजाब। पंजाब के द्वारा जो है पेपर स्टाम्प की जगह जो है ई स्टाम्प की शुरुआत की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। तो पंजाब सरकार के जो सीएम है वर्तमान समय में वह कौन है? वह है भगवंत मान। भगवंत मान जो हैं वहाँ के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके द्वारा जो है वहाँ पर यह सुविधा लॉन्च की गई है। और बात करें हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वह स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है साथियों वह किया गया है गुजरात में। तो गुजरात में जो है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और साथियों इसी के साथ आज बस यहीं तक, और हम इसके आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में जो पार्ट 3 होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज बस यहीं तक।